परीक्षा का अलग अलग नेचर होता है, खास करके बहुत बड़ा अंतर तो इसी में आ जाता है जब आप स्टेट सर्विस की तैयारी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर तो इसी स्तर पे ही आ जाता है। और बहुत सारा अंतर इस बेस पे आता है कि आप पहले एसएससी की तैयारी करते थे या रेलवे की करते थे या बैंकिंग की करते थे। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल वाली, कॉलेज वाली, इस एजुकेशन सिस्टम में थॉट प्रोसेसिंग जैसी चीज नहीं है। हम लोगों को बचपन से जो होमवर्क मिलता है और हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, टीचर्स हमको सिखाते हैं, ये सारी चीजें वो होती है जो हमें सोचना नहीं सिखाती। और सोचना नहीं सिखाती, इस वजह से यूपीएससी की जो एग्जाम है वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है। यूपीएससी के एग्जाम में आपको सोचने वाली एग्जाम है, और जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा आंसर होगा। तो थॉट प्रोसेस कैसे करें, सोचे कैसे, या तो सीधा सीधा आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि आप स्टेट सर्विस की एग्जाम अगर आप देखेंगे तो वहां वो सीधा ही आपसे पूछ लेता है कुछ भी। किसान क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है तो सीधा सीधा किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। खास करके मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में तो यूपीएससी में भी कभी कभी कुछ सीधे प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन मेंस उसका नहीं निकल पाता। हालांकि कुछ बच्चों का निकल भी जाता, लेकिन वो बहुत पीछे रैंक होता है उनका, आगे रैंक नहीं मिलता। तो ऐसा क्या हम लोग करें कि हम उस तरह से सोचना सीखें। दरअसल आपको किसी भी न्यूज में, करंट अफेयर्स की कोई न्यूज है या सरकार की कोई स्कीम है, या आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, सिलेबस को पढ़ रहे हैं, आपको एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इसका उद्देश्य क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का यदि मैं एग्जांपल लूं, तो किसान क्रेडिट कार्ड कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये तो बहुत प्रारंभिक जानकारी है, और ये उस आदमी को हो ही जाती है जो यूपीएससी की तरीके से मेंस की तैयारी करता है, उसको हो ही जाती है जानकारी, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहां है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब भी हम उसी मोड में रहते हैं जो स्टेट सर्विस का मोड होता है, यानी हम केवल किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी जुटा रहे हैं। दरअसल किसानों में इंडेटनेस की समस्या ज्यादा है, ऋणग्रस्तता की समस्या बहुत ज्यादा है, और किसानों को ऋण आसानी से मिलना चाहिए, सॉफ्ट लोन मिलने चाहिए और बहुत आसानी से मिलने चाहिए। ये आपका विषय है, तो आपका विषय शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर आपका सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। फिर आप उस तरह से सोच पाएंगे जो रघुराम राजन सोचते हैं, या जो थिंकर जिनका आप द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, मिंट में जिनके आर्टिकल्स आप लोग देखते हो, उनकी तरह से आप सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आप कहोगे कि फिर उससे हमारे फैक्ट्स का क्या होगा? ये फैक्ट्स भी आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। देखिए, जब तक आपको फैक्ट्स नहीं पता, मान लिया जाए कि 2 साल में 6 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, और आप ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर आलोचना कर रहे हो या आप सुझाव लिख रहे हो कि ट्रेन एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें जान माल की बहुत नुकसान होती है, लोगों का अविश्वास भी बढ़ता है रेलवे ट्रांसपोर्ट पर और उस पर, तो आप ट्रेन एक्सीडेंट
के जो 6 इंसिडेंट है, अगर आपको वो पता होगा, इसलिए आप देखते हो टीवी में जब डिबेट होता है और आप किसी आइडियोलॉजिस्ट को या किसी ऐसे आदमी को जो विचारपरक बात कर रहा है, थॉट प्रोसेसिंग के बाद बात कर रहा है, ऐसे आदमी को जब चर्चा करके रखते हो तो बीच बीच में वो फैक्ट्स भी रखता है अपनी बात रखने के लिए। आपने डिबेट में हिस्सा लिया हो तो आप आइडियोलॉजी पे चर्चा करते हैं। डिबेट का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल आइडिया, वो आइडियोलॉजी होता है। लेकिन आपको डिबेट सिखाने वाला क्या बोलता है? कॉलेज में कभी आपने स्कूल में, कॉलेज में डिबेट में हिस्सा लिया हो तो आपको आपका डिबेट सिखाने वाला क्या बोलता है? आपका ट्रेनर बोलता है ना, ये बोलता है, आपका टीचर ये बोलता है कि आप इसमें फैक्ट्स भी डालिए, अपनी बात को रखने के लिए दम रखिए। बात में दम तब आएगा जब आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दोगे, केस स्टडी बताओगे। तो वो जब आप अपनी तैयारी के दौरान केस स्टडी को डालोगे और एग्जाम्पल डालोगे, वो आपकी एसएससी की और जो बैंकिंग की और एमपीपीएससी की यानी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की जो तैयारी होती है, वो यहां काम आएगी। लेकिन वो सब कुछ नहीं है। हालांकि अब स्टेट लेवल के एग्जाम्स ने भी अपना लेवल बढ़ाया है और वो अपना लेवल बढ़ाते हुए यूपीएससी को छूने की कोशिश करते हैं। तो वो जो ट्राई करते हैं ना, ये जो कोशिश है, ये कोशिश उनके पेपर्स में दिखाई पड़ती है। उनके यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कोशिश आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप इस कोशिश को अगर नहीं समझ पाए तो ये जो तो फिर आप जो है स्टेट लेवल के तैयारी करके स्टेट लेवल में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, एसएससी की कर रहा था, या छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहा था किसी, और उस तैयारी को करते करते अगर वो केवल फैक्ट्स तक रह गया, तो देखिए फैक्ट्स जब हम याद करते हैं तो आप बाबू बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, सबऑर्डिनेट ऑफिसर बन सकते हो, क्योंकि उसको कोई एनालिसिस नहीं करना है प्रॉब्लम का, उसको कोई इरेडिकेशन नहीं करना है किसी चीज का, उसको सरकार कोई टारगेट नहीं देती, उसको मिनिस्टर या ऊपर का कोई आदमी उसको कोई इस तरह की चीज नहीं करता कि आप जो है जाइए और इस काम को करके और निपटा करके आइए और मुझे रिपोर्ट करिए। बाबू का, क्लर्क का और सबऑर्डिनेट ऑफिसर का क्या काम होता है? जो उसका सीनियर, जो उसका बॉस कहेगा उस काम को करना। वो कहेगा कि आज शाम तक आप ये जानकारी बना के दे दीजिए, हमको बड़े ऑफिस में ये देना है, ये सब कलेक्ट करके लाके दे दीजिए। तो अगर मान लिया जाए यहाँ वल्लभ भवन में बैठा हुआ है, यहाँ के अगर वो सेक्रेटरिएट में है मध्य प्रदेश के, तो बोलेंगे 55 जिले हैं अपने यहाँ, मध्य प्रदेश के 55 जिलों की ये जानकारी बना के दीजिए, मध्य प्रदेश के 55 जिलों का आप ये कर दीजिए, है ना। और 55 जिलों में कितने नलकूप हैं तो वो अपनी रिकॉर्ड में देखेगा कि कितने ट्यूबवेल हैं, क्योंकि वो वहां जानकारी भेजना है। बस ये इस टाइप की चीजें इकट्ठी करता है, तो उसको कोई एनालिसिस नहीं करना है। लेकिन पॉलिसी लेवल पे काम करना हो तो क्या होगा कि नलकूप खनन जो होता है उससे जल स्तर जो होता है, वाटर लेवल जो होता है जमीन का, वो नीचे चला जाता है। क्योंकि नलकूप अंदर से पानी खींचता है, तो डेफिनेटली इतने सारे नलकूप एक साथ अगर चलेंगे तो वाटर लेवल को नीचे पहुंचा देंगे, जिससे गर्मी के दिनों में ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आ सकती है, या वाटर लेवल नीचे जाने के कारण जो तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्या शासन को नलकूप खनन पर रोक लगानी चाहिए? क्या ट्यूबवेल का जो अंधाधुंध बढ़ती जा रही हैं, इन ट्यूबवेल पे प्रतिबंध होना चाहिए? या फिर पर्यावरण या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एंगल से आप उसको सोच के बताइए। ये बाबू का काम नहीं है, ये काम है ऑफिसर का, या फिर एनवायरमेंटलिस्ट का, या फिर उस प्रोफेसर का जो कॉलेज में पढ़ा रहा है एनवायरमेंट को, या जियोलॉजी पढ़ा रहा है या ज्योग्राफी पढ़ा रहा है और वहां वो भूजल स्तर की बात कर रहा है, ये उसका काम है। लेकिन ये लोग इस तरह से सोचना नहीं सिखाते।
इसलिए वो मेंस के क्वेश्चन में, खास करके यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन में आंसर नहीं लिख पाता। तो यूपीएससी जैसे लक्ष्मी विलास बैंक वाला आज हम बात भी करने वाले हैं लेक्चर में, तो लक्ष्मी विलास बैंक का डूब जाना और फिर उसका किसी फॉरेन बैंक से उसका रिवाइवल करवाना, उसको उठाना, उसको बचाने का काम एक फॉरेन बैंक को दे देना, ये जो घटना हुई है, तो आप करंट अफेयर्स की घटनाओं को भी किस तरह से लेंगे? दरअसल आपके लिए क्या होगा कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला तो वो पूछ लेगा अभी हाल ही में कौन सा बैंक डूबा था, तो आपने लिख दिया लक्ष्मी विलास बैंक, और वो आदमी बहुत जश्न के मोड़ में आ जाता है, उसको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आ गया और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि लक्ष्मी विलास बैंक इस साल डूब गया, बस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट हुआ भाई? क्या इंपॉर्टेंस है इसमें कि लक्ष्मी विलास बैंक इस बार डूब गया और ये आपको पता चल गया, मतलब आपको नॉलेज आ गया? दरअसल ये कोई नॉलेज नहीं, ये एक सिर्फ सूचना है, ये सूचना है। अब स्कूल बस जो है वो खाई में गिर गई और 20 बच्चों की मौत हो गई। तो स्कूल बस खाई में गिर गई और 20 बच्चों की मौत हो गई, वो न्यूज चल रही है, टीवी पे न्यूज चल रही है। तो आपको ये पूछेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर ये बस गिरी थी? क्या ये प्रश्न आएगा? अगर ये प्रश्न आता है तो दुर्भाग्य है, आप अधिकारी तैयार नहीं कर रहे, आप क्लर्क तैयार कर रहे हो, क्योंकि ये जानकारी क्लर्क के स्तर पर ठीक रहती है, चपरासी के स्तर पर ठीक है, लेकिन यहां होना चाहिए कि स्कूल बसेस के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है, स्कूल बसों का संचालन करने के लिए क्यों स्कूल बसों का एक निश्चित कलर होना चाहिए, स्कूल बस के जो ड्राइवर हैं उनको अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्कूल बस में एक जिम्मेदार व्यक्ति स्कूल का बस के साथ चले, जो समय समय पर ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर का कितना आईक्यू होगा, ड्राइवर तो 8वीं पास भी बन जाता है, तो उसका आईक्यू कितना होगा, वो ऐसे क्राइसिस के टाइम पे या ऐसे जब डिसीजन लेना है कि यहां से गुजरना है या नहीं गुजरना है, लैंडस्लाइड हो रहा है खास करके माउंटेन एरिया में, उसमें हिली एरिया में, तो उस समय में ये जो गाइडलाइन आप बनाएंगे। आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में ही कहीं पर डीएम है, तो आप वहां के स्कूल बस संचालकों को क्या क्या निर्देश देंगे? तो वो जो निर्देश हैं वो आपकी पढ़ाई है। स्कूल बस का गिर जाना न्यूज जो है वो आपकी पढ़ाई नहीं है, वो तो बहुत सिंपल चीज है, वो तो गिर गई थी और उस जिले में गिरी थी और इतने बच्चे मरे थे, उससे क्या लेना देना है? उससे कुछ नहीं होना। पटाखा फैक्ट्री में आग और इतने बच्चे झुलस करके मर गए, तो बच्चे पटाखा फैक्ट्री में क्या कर रहे थे? क्योंकि वो काम करते थे। तो ये जो घटनाएं होती है जैसे लक्ष्मी विलास बैंक है, तो ये बैंक क्यों डूब रहे हैं? प्राइवेट बैंक क्यों डूब जाते हैं? प्राइवेट बैंक इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले अपनी कंपनी को लोन दे देते हैं, खुद की कंपनी को लोन दे देते हैं। इसलिए प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर को सरकार बैंक खोलने की अनुमति दे रही है भारत में, कि प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो अपने बैंक खोल पाएंगे। तो बैंक में तो आम जनता विश्वास करती है ना, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो है उसको छूट मिलती है, आरबीआई उसको अनुमति देता है बैंक खोलने की, तो लोगों का विश्वास तो आरबीआई में है, सरकार में है। अब किसी ने बोर्ड लगा लिया घर के बाहर कि ये मेरी बैंक है, तो बोर्ड देख करके लोग जाते हैं, क्योंकि बैंक खुली है इसका मतलब इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आम लोगों का जो पैसा होता है वो आपके पास आता है, तो आम लोगों को आप 2.5-3% देते हो सेविंग अकाउंट का, लेकिन उनका पैसा तो आपने रख लिया अपने पास, आम लोगों का पैसा आपने रख लिया। तो ये पैसा आपने कितने सस्ते दर पे रखा है। अब आपको ये लोन किसको देना चाहिए? आम जनता को देना चाहिए, उसके बजाय आपने खुद की कंपनी को लोन दे दिया और अपने इतने सस्ते दर पे आपने आम जनता का पैसा अपनी कंपनी को दे दिया। आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, उसमें से अपनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं और आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या जनता से आप पैसा मांगने जाते तो क्या इतने सस्ते दर पे जनता आपको पैसे दे देती?
नहीं देती, इसका मतलब है कि ये फ्रॉड है, ये घोटाला है जो आपने किया है जनता के साथ। तो सरकार जब अनुमति देती है इस तरह के बैंकों को, निजी बैंकों को, कारपोरेट के द्वारा चलाए जाने वाले बैंकों को, तो क्या सरकार को ऐसी अनुमति देना चाहिए? क्योंकि ये तो आप छूट दे रहे हो कि आप जनता को लूटो, अपनी कंपनी चलाओ, अपनी खुद की सैलरी विड्रॉ करो उसमें से बहुत ज्यादा, और लास्ट में हाथ खड़े कर दो, इंसॉल्वेंट हो जाओ, बैंकरप्ट हो जाओ, खुद ही पूरा का पूरा, ना कंपनी ना बैंक ही। तो फिर हम बचाने के लिए आ जाएंगे या किसी विदेशी बैंक को कहेंगे कि तुम इसको बचा लो, गोद ले लो इसको, इसका सारा कर्जा तुम दे दो और इसकी ब्रांचेस तुम चलाओ, अब तुम रन करो, और फिर वो बचाएगा। तो फिर वो फॉरेन एंटाइटी जो है वो यहां क्यों करने लगा काम? उसके अपने इंटरेस्ट होंगे। या फिर हम एसबीआई को ही कहेंगे या कोई एक मजबूत बैंक को कहेंगे इंडिया में जिसने मजबूती से काम किया है और जिसने लोन जो है वो ईमानदारी से दिए हैं, पर्याप्त जानकारी के बाद दिए हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये इसके पीछे की कहानी है। अब आप कहोगे साहब हमको पता चल गया लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया है और ये नाम हमको पता है, आप पूछो कौन सा बैंक डूबा, हम बताएंगे लक्ष्मी विलास बैंक। तो ऐसे में आपको आईएएस बना दें? आप इतना सा बता दो कि कौन सा बैंक डूबा और आपने कहा लक्ष्मी विलास बैंक डूबा, और आप नाचने लग जाओ बाहर जाकर के कि हम तो आईएएस हो गए क्योंकि हमने तो जवाब दे दिया था लक्ष्मी विलास बैंक। नहीं, ये जवाब नहीं है। जवाब है कि ये जो बैंक डूबते क्यों हैं, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, नरसिम्हम समिति की सिफारिशें क्या थी, और ये सरकार जो है ऐसे बैंक खोलने की अनुमति देते जा रही है। आप बताइए, सुझाव दीजिए, क्या ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए? या फिर इन बैंक के डूबने के प्रमुख कारण क्या हैं, कौन कौन से ऐसे इनकी गलतियां हैं, तो उन गलतियों का विश्लेषण करके बताइए जिनकी वजह से ये बैंक डूबे हैं। क्या विदेशी किसी बैंक को भारत में अनुमति मिलनी चाहिए कि वो स्थानीय बैंक को ओवरटेक करे, उसको बचाए? बैंकों का मर्जर क्या होता है, बैंकों का मर्जर क्यों करना पड़ता है, नेशनलाइजेशन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, अब बैंकों का फिर से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके क्या क्या खतरे हैं? तो जेपार्डीज भी लिखनी है आपको। ये है तैयारी। इसके पीछे एक एनालिस्ट का माइंड आपके अंदर डेवलप होता है, एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। उसके बाद आप परफेक्ट पर्सन बनते हैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से। इसलिए घटनाओं के पीछे जाइए, जो सामान्य घटना हो रही है उसके पीछे जाइए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं है, जो बाइडेन जीत गए हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ये ठीक से नहीं होगा, स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा, तो उसके क्या क्या खतरे हैं। अब आप कहोगे वो निकल नहीं रहा ट्रंप व्हाइट हाउस से, और इंटरेस्टिंग खबरें जो है न्यूज़पेपर में कहीं आएगी कि नेवी सील के लोग जाएंगे और घसीट करके बाहर कर देंगे, ओबामा ने कहा। आपको भी मजा आ रहा है कि अच्छा, मतलब ट्रंप अगर नहीं निकलेगा तो उसको घसीट करके बाहर कर देंगे। नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये खबर नहीं है। ये खबर है लेकिन ये आपके काम की नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। ट्रांजिशन होता क्या है, अमेरिका में प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट को दूसरे प्रेसिडेंट को पावर किस प्रकार देता है, ये जो 20 जनवरी तक का जो टाइम है, इस टाइम में इतिहास में कब कब किन किन ने क्या क्या व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार पहले कभी हुआ था क्या, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है, ऐसे में खुद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो ये जो शक्ति का हस्तांतरण, शक्ति का जो ट्रांसफर होना है ना, स्थानांतरण होना है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और क्या राष्ट्रपति नैतिक रूप से नहीं कि केवल नैतिक रूप से उसको अब आ जाना चाहिए और बधाई देनी चाहिए, अपने वैलिडिक्टरी जो स्पीच है वो देना चाहिए और उसको बधाई देनी चाहिए बाइडेन को, और कहना चाहिए कि भाई अब आप आ जाओ और संभालो इस काम को, और सारी गोपनीय सूचनाएं उसको देनी चाहिए।
तो इसका पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पढ़िए। ये आपको आर्टिकल, इसलिए जब हम द हिंदू को पढ़ते हैं तो आपको खबरें पढ़ने के लिए नहीं कह रहे कि द हिंदू में आप खबरें जाके पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस में खबरें पढ़िए। खबरें पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, प्रोसेस पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। उसमें प्रोसेस लिखा हुआ है, उसके पीछे के कारण लिखे हुए हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और खास करके जो स्टेट सर्विस के मोड से सिविल सर्विस यूपीएससी के मोड में आना चाहते हैं, या स्टेट सर्विस का भी मैं कहूंगा कि स्टेट सर्विस में भी टॉप जो सीट्स होती हैं, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 10 में वही बच्चे पहुंच पाएंगे जो इस तरीके से लिखेंगे। और इसको भी टू द पॉइंट लिखा जा सकता है, बकवास करने की इसमें जरूरत नहीं है कि आप उपदेशात्मक लिख रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं और विश्लेषण करते करते इतने डूब गए कि आप पैराग्राफ में चले गए और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं। नहीं नहीं, इसको भी पॉइंट में लिखा जा सकता है। देखिए, फिर उसके लिए फिर आपको ट्रांजिशन, अमेरिका में राष्ट्रपति के पद का ट्रांजिशन के लिए कम से कम 20 बातें याद होनी चाहिए कि ट्रांजिशन में ये होता है, ट्रांजिशन ये होता है और इसके खतरे ये हैं। तो हर चीज आपको पॉइंट में पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जो आदमी पॉइंट में नहीं लिख पाएगा, टू द पॉइंट नहीं लिखेगा, वो तो क्वेश्चन पूरा कर ही नहीं पाएगा। यूपीएससी में मेंस में 4000 शब्द लिखने हैं आपको, 250 वाले जो है वो 10 प्रश्न है, 2500 वो हुए, और 150 वाले जो है ये 10 प्रश्न है, ये 1500 ये हुए, दोनों मिला के 4000 वर्ड हुए। तो 4000 वर्ड्स जो है आपको देने हैं। 4000 वर्ड्स आप नहीं लिख सकते। 4-5 क्वेश्चन जो है अधिकांश बच्चों के छूटते हैं, 2-3 तो लगभग अधिकांश 90% बच्चों के छूटते हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज हुई। आपका तो टोटल अटेम्प्ट करने वाला जो वो है, टोटल मार्क्स है वही कम हो गए। अब आपके तो 250 मार्क्स बचे ही नहीं, आपको तो 210 या 220 में से मार्क्स मिलने हैं, तो वो तो अपने आप कम हो गया ना मार्जिन। आपने 50 ओवर खेले ही नहीं है ना, तो आपको 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर तो खेलने हैं, सबसे पहले क्रीज पे टिकना है ना। अगर आप नहीं टिक पाएंगे तो वैसे ही स्कोर कम हो जाएगा आपका, क्योंकि आप चौके छक्के न भी लगाते तो 1-1, 2-2 रन भी बनाते तो स्कोर बोर्ड तो आगे बढ़ता ना, तो वो तो बढ़ेगा नहीं। तो आपको वो भी करना है कि टिके रहना है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे। तो वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, इसका मतलब ये वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं क्या? नहीं। पैराग्राफ लिखेंगे तो सूचनाएं कम दे पाएंगे, नॉलेज कम दे पाएंगे, फैक्ट्स कम दे पाएंगे, कंसेप्ट्स नहीं लिख पाएंगे, डेफिनेशंस नहीं लिख पाएंगे, कोट नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो आपको कोट भी करना है, आपको असर्शंस भी देने हैं, आपको कई जगह पर फैक्ट्स डालने हैं, कई जगह रीजंस लिखने हैं, कई जगह मेजर्स लिखने हैं, प्रोस कॉन्स में बना के देना है, और सरकार को सजेशंस देने हैं, सुझाव देने हैं। तो पॉइंट्स में होना चाहिए कि आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। तो पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में आप सुझाव दीजिए। सुझाव भी पॉइंट्स में दीजिए, कंस्ट्रेंट्स बताने तो वो भी पॉइंट्स में बताइए, शॉर्टकमिंग्स बतानी है, बॉटलनेक्स बताने हैं, इन सबको पॉइंट्स में बताइए कि ये कमियां हैं, इसमें ये 6 कमियां हैं, ये कमियों को दूर करने के उपाय हैं 6, इस कमी को इससे दूर करेंगे। तो 6 कमियां लिखिए। आप एक पैराग्राफ लिख देंगे, उसमें 6 कमियां लिख देंगे, वो गुम हो जाएंगी, उसको कोई नहीं पढ़ेगा, ध्यान रखिए। तो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए हमारी तैयारी, और ये आती है थॉट प्रोसेसिंग से। और थॉट प्रोसेसिंग में आप सोचने में पैराग्राफ मत लाइए, उसी में पॉइंट्स ले आइए, सोचते समय ही पॉइंट्स ले आइए कि बैंक डूबने के ये 6 कारण और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये 6 बिंदु। तो पॉइंट में ही सोचिए, सोचना भी पॉइंट में है, तो फिर समस्या नहीं आएगी। एक और एग्जांपल जो आज हम लेने वाले हैं, रेमिटेंस का जो एक आर्टिकल है, रेमिटेंसेस किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो कई बार आप लोग सोचते हैं कि कितने करोड़ या कितने डॉलर का, मिलियन ट्रिलियन डॉलर का जो है रेमिटेंस इंडिया में आता है। या हम रेमिटेंस के मामले में क्या होता है कि जब हम प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं या ऐसी कोई मैगजीन पढ़ते हैं
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है, तो उसमें सीधा सीधा मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, या फिर परसेंटेज होता है कि इतना परसेंटेज दुनिया का रेमिटेंस इंडिया में आता है। जितने एशियन कंट्रीज हैं, जो यूरोप में, गल्फ में और खाड़ी देशों में या अरब कंट्रीज में कहीं पे भी काम करते हैं, तो ये जहां जहां काम करते हैं अपने देशों में पैसा भेजते हैं, यही रेमिटेंस कहलाता है। और इसका इतना परसेंटेज इंडिया में आता है, इतना परसेंटेज उस देश में जाता है। तो आप परसेंटेज रट लेते हैं। कई बार कई बच्चे परसेंटेज रटने में विश्वास करते हैं, अंडरलाइन करके उसको रट लेते हैं ये परसेंटेज, और जैसे ही याद हो गया वो बहुत खुश होते हैं। तो ठीक है, आप प्रीलिम्स हो जाएंगे, परसेंटेज याद रखने से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। या फिर कौन सा नंबर है इंडिया में, इसका 4th नंबर है, या दुनिया में इंडिया का 1st नंबर है, 2nd चाइना का है, श्रीलंका बांग्लादेश का ये नंबर है, पाकिस्तान का ये नंबर है। खास करके एशियन कंट्रीज है, यहीं के लोग बाहर ज्यादा जा करके काम कर रहे हैं, जनसंख्या भी इन्हीं देशों में ज्यादा है। नेपाल से भी काफी लोग बाहर जाते हैं। तो नेपाल में भी आप इस तरह से बात कर देते हैं। नहीं, यहाँ आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में आना होगा कि क्या कारण है कि इन देशों के लोग बाहर ज्यादा जाते हैं। तो वो कारण, फिर ये जो रेमिटेंस, ये जो है, ये जो भेजते हैं वापस, तो क्या ये वहां पर खर्चा नहीं करते? तो ये खर्चा कम क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये जाते ही लाइवलीहुड के हिसाब से हैं। दूसरे लोग, कई लोग जॉब करते हैं तो एंजॉय करने के लिए भी करते हैं, कई लोग पारिवारिक जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, लाइबिलिटीज कम होती हैं। कई जगह माता पिता खुद ही कमा रहे हैं, बच्चे भी सेटल हो जाते हैं। ऐसे लोग जब काम करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां अलग होती है। लेकिन यहाँ तो परिवार पालने के लिए लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं, और बड़े इंसेंटिव भी, गवर्नमेंट भी बड़े बड़े ऑफर देती है उनको, और उसको एसेट की तरह मानती हैं, अपनी जीडीपी का हिस्सा भी मानती हैं। तो ये आपको इसकी पॉलिसी के लेवल पे लिखना सीखना पड़ेगा आपको। ये पॉलिसी जो है, इसके पीछे पॉलिसी कौन सी काम कर रही है, इसके पीछे नीति क्या है, और ये जो देश है, ये पेंडेमिक के समय में अभी रेमिटेंसेस एकदम से कम क्यों हो जाएंगे? ऐसा क्या कारण है कि रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे? वहां फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं कई जगह। जो प्रवासी मजदूर है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, होस्ट कंट्रीज में है, ये ओरिजिन कंट्री कहलाता है जहां से ये लोग माइग्रेट करते हैं, ये ओरिजिन कंट्री है, वो होस्ट कंट्री है। तो उसकी टर्मिनोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइग्रेंट पीपल, फिर वहां जो है उनको और कौन कौन सी सुविधाएं मिलते हैं, वीजा के टाइप्स क्या होते हैं, या वीजा के टाइप्स भी आ जाएंगे इसमें। तो जब इतना बारीक विश्लेषण आप करोगे तो फिर आपकी यूपीएससी का स्टैंडर्ड आएगा, तब यूपीएससी की सोच विकसित होगी, और तब आप थिंकर बनोगे, और तब आप पॉलिसी मेकर बनोगे, तो आप ब्यूरोक्रेट बनोगे। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और उनको पॉलिसी मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि वो पॉलिसी बनाने लायक भी तो बनते हैं। इसलिए आपको इस एंगल से सोचना समझना सिखाया जाता है। हमारी क्लास में हम जब करंट अफेयर्स का डिटेल आपको देते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इसी रूप में करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें बताते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, खास करके बिटवीन स्टेट्स, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के स्टेट्स पढ़ने के लिए कहा जाता है कई बार। एक बार हमने एक मैगजीन भी निकाला था 2007-8 में, इंडिया एंड स्टेट्स, भारत और राज्य। तो भारत और उसके राज्य करके एक हमने पूरा एक मैगजीन निकाला था, जिसमें एक एक राज्य के बारे में, एक इंडिया एंड वर्ल्ड भी निकाला था। तो जिसमें इंडिया तो है ही, हर कंट्री के बारे में कम से कम 4-4, 5-5 पेज था उसमें, हर कंट्री के ऊपर, और उनका पूरा डिटेल था। तो उसको भी लोगों ने कई बार लिया कि ये बहुत लाइट लिया, कि ये मतलब डेटा है, ये आंकड़े हैं, और ये केवल इंफॉर्मेशन है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने टूरिज्म के बेस पे स्टेट्स को अलग तरह से छाटा था कि इनके यहाँ टूरिज्म बहुत अच्छा है, इनके यहाँ रेमिटेंस बहुत आता है। भारत में ही अगर देखेंगे तो केरला में रेमिटेंस सबसे ज्यादा आता है, वो केरला की जीडीपी का लगभग 30% होता है। और बाकी स्टेट्स हैं, वहां से लोग, तो अलग अलग पॉकेट्स हैं इंडिया के, जहां पर
लोग बाहर बहुत गए हैं, जहां से बाहर गए हैं और वहां से कमा के लाके देते हैं। तो जब आप इंडिया की तमाम स्टेट्स की तुलना करेंगे तो ट्राइबल स्टेट्स कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से स्टेट कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से टाइगर स्टेट्स कौन कौन से हैं, कहां पर टाइगर की संख्या ज्यादा है, और कहाँ एग्रीकल्चर बहुत रिच है, कहाँ हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ज्यादा है, कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इस एंगल से आपको स्टेट्स को पढ़ना पड़ेगा। कई लोग आंकड़े पढ़ते हैं, कई बार त्योहार पढ़ लेते हैं, कई बार वहां के डांस पढ़ लेते हैं। तो यूपीएससी में प्री में थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं उसके, लेकिन आपको केवल कल्चरल एस्पेक्ट से और उससे नहीं। कई लोग पॉपुलेशन और उसके आधार पर पढ़ लेते हैं, पॉपुलेशन में ये सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा बड़ा स्टेट है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा स्टेट है। ऐसे प्रश्न आपने यूपीएससी में कहां देखे कि केवल क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है, सेक्स रेशियो के हिसाब से पूछ रहा है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, उनको भी अभी कई लोग ऐसी गाइड पकड़ा देते हैं, ऐसी किताब पकड़ा देते हैं, खास करके वो लूसेंट टाइप की जो किताब है वो पकड़ा देते हैं, जिसमें ये आंकड़ा रहता है कि ये इस मामले में ये स्टेट फर्स्ट है, इस मामले में ये स्टेट फर्स्ट। तो इतना आसान नहीं है। सिविल सर्विसेज में आपको खास करके यूपीएससी में केवल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि उसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं, ट्राइबल एस्पेक्ट बहुत होते हैं, कई बार लिटरेचर के एस्पेक्ट बहुत होते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो अलग अलग राज्यों के लोगों को मिलता है, क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं में मिलता है, भारतीय भाषाओं में ज्ञानपीठ मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण के दृष्टि से भी पढ़ना पड़ेगा, और आईटी सेक्टर और इस टाइप के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। सिलिकॉन वैली जो इंडिया की कौन कौन से स्टेट कही जाती है। उद्योगों के भी प्रकार हैं कि फार्मास्यूटिकल में कौन सा हिस्सा, तो जब पिंपरी और उसकी बात करेंगे, पुणे की बात करेंगे, तो फार्मास्यूटिकल में भी काम आएगा, टाटा के उसमें भी काम आएगा। स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन से राज्य हैं, माइनिंग में कौन कौन से हिस्से से, तो माइनिंग के कारण फिर वहां की इंडस्ट्री, माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री जो है, फसल आधारित उद्योग है, वो वहीं लगेंगे जहां उस प्रकार की फसलें होती हैं। तो उसके कारण भी बताया कि ये उद्योग यहां बढ़े, तो वहां की सरकार की नीतियां उस बारे में, तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। हेल्थ के दृष्टिकोण से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कौन से प्रदेश ने सबसे अच्छा बनाया हुआ है, तो पेंडेमिक में लड़ने में उन्हीं को सबसे ज्यादा मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा। आप कहोगे नहीं सर, कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ा वहां कोरोना के। केसेस की संख्या के आधार पर बात मत करिए, क्योंकि केसेस की संख्या में वो लोग कई बार एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो उनकी संख्या तो कम ही आएगी, क्योंकि एंटीजन में 90% जो है कई बार आता नहीं। तो जब तक आप आरटीपीसीआर लैब्स डेवलप नहीं करोगे, जब तक बायोसेफ्टी लेवल वाली लैब्स आपके यहाँ नहीं आएंगी, तब तक कैसे होगा। मुझे लगता है कि आज आपको काफी सारी बातें जो है वो समझ में आई होगी कि कैसे हमको फैक्ट्स फिगर्स से थॉट प्रोसेस की तरफ जाना है, सोचना है, और उसके आधार पर लिखने की प्रैक्टिस भी करना है। तो रोज लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 4000 वर्ड्स आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। 3 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन छोड़ के आओगे एग्जाम में, आप कर ही नहीं पाओगे, एग्जाम क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए रोज लिखिए, और लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ सोचने की प्रैक्टिस भी करिए। और जैसे जैसे आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा लिखेंगे, एक दिन परीक्षा आपके कदमों में होगी, आप बन जाएंगे, कुछ ना कुछ पोस्ट पे होंगे आप। ऐसे ही बनते हैं, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, इसका कोई और शॉर्टकट भी नहीं है। चलिए आज की बात यहीं समाप्त।